नमस्कार। आज हम भारत की शासन प्रणाली के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, यहाँ की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। जी। ये विषय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाउंडेशनल टॉपिक्स में से एक है। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें या तो एकात्मक होती हैं यूनिटरी, या फिर संघीय यानी फेडरल। हाँ। पर इसका मतलब क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस खांचे में कहाँ फिट बैठता है? इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया की दूसरी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग बनाती हैं। सही कहा, ये एकदम सीधा साधा मामला नहीं है भारत का। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। भारत की व्यवस्था क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं, और ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे साधती है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एकात्मक और संघीय प्रणालियां होती क्या हैं। मोटा मोटा फर्क क्या है इनमें? बिल्कुल, देखिए, सबसे बुनियादी फर्क ये है कि शक्ति का स्रोत और बंटवारा कैसे होता है। एकात्मक व्यवस्था में आप कह सकते हैं कि सारी संवैधानिक शक्तियां एक ही राष्ट्रीय सरकार के पास केंद्रित होती हैं। मतलब सारी ताकत एक जगह? हाँ, मुख्य रूप से। अगर क्षेत्रीय सरकारें होती भी हैं, जैसे मान लीजिए प्रांत या जिले, तो वो अपनी शक्तियां और अधिकार उसी राष्ट्रीय सरकार से ही पाती हैं। संविधान उन्हें सीधे शक्ति नहीं देता। ब्रिटेन या फ्रांस इसके अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, और संघीय में? वहीं संघीय व्यवस्था में संविधान खुद ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों, जैसे भारत में राज्य हैं, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर देता है। मतलब संविधान ही बांटता है? हाँ, संविधान ही स्रोत है दोनों के लिए, और दोनों अपने अपने दायरे में, मतलब अपने आवंटित विषयों पर स्वतंत्र होकर काम करते हैं। अपनी शक्ति सीधे संविधान से लेते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसमें फिर लिखित संविधान जरूरी हो जाता होगा? हाँ, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में अक्सर एक लिखित संविधान होता है जो इस बंटवारे को साफ साफ बताता है, और यह संविधान कठोर भी होता है। मतलब इसे बदलना आसान नहीं होता, ताकि शक्तियों का ये संतुलन बना रहे। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है जो ये देखती है कि दोनों सरकारें संविधान के दायरे में काम कर रही हैं या नहीं, और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाती है। अच्छा, तो ये फेडरेशन शब्द का भी कुछ मतलब है? आपने बताया अमेरिका, कनाडा फेडरेशन है, ये व्यवस्था बनती कैसे है? हाँ, ये दिलचस्प है। फेडरेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से आया है। फोइडस? हाँ, फोइडस। इसका मतलब होता है संधि या समझौता। तो फेडरेशन बनने के दो मुख्य तरीके देखे गए हैं इतिहास में। दो तरीके कौन कौन से? एक है एकीकरण से बनना, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कई स्वतंत्र या कह लीजिए कमजोर राज्य मिलकर एक मजबूत संघ यानी फेडरेशन बना लेते हैं। अपनी कुछ शक्तियां संघ को दे देते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं। जैसे अमेरिका? बिल्कुल, अमेरिका इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। दुनिया का पहला और सबसे पुराना फेडरेशन माना जाता है। 1787 में बना, 13 राज्य साथ आए थे। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है विघटन द्वारा, डिसइंटीग्रेशन। इसमें एक बड़ा एकात्मक देश होता है और वो अपनी क्षेत्रीय विविधता या स्थानीय हितों को देखते हुए अपने प्रांतों या इकाइयों को ज्यादा स्वायत्तता देकर एक संघ में बदल जाता है। शक्तियां ऊपर से नीचे बांटी जाती हैं एक तरह से। इसका कोई उदाहरण? कनाडा इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहां एक बड़े क्षेत्र को अलग अलग प्रांतों में बांटकर उन्हें शक्तियां दी गईं। और भारत ने कौन सा रास्ता चुना? यहाँ संघीय व्यवस्था अपनाने के पीछे क्या सोच थी? भारत ने भी देखिए संघीय ढांचा ही अपनाया है, और इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजहें थी। एक तो हमारे देश का विशाल आकार, और दूसरी यहाँ की जबरदस्त सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। हाँ, ये तो है। संविधान बनाने वालों ने ये महसूस किया कि इतने बड़े और विविध देश पर सिर्फ दिल्ली से शासन चलाना अब व्यावहारिक नहीं होगा, मुश्किल होगा। सही बात है। तो एक संघीय ढांचा न सिर्फ कुशल प्रशासन में मदद करेगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो विविधता है, उसको भी सम्मान देगा, उसको भी जगह देगा। एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए जी, कि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन ये बात है या संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, ये बात है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? जी, वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। बिल्कुल, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? इसका क्या खास मतलब है? ये चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसे समझाया भी था। जी। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के दो मुख्य कारण थे। क्या थे वो कारण? पहला, ये स्पष्ट करना कि भारतीय संघ
अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए हैं कि जब चाहे अलग हो जाएं। अच्छा, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं था राज्यों के बीच? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था जिससे संघ बना हो। और दूसरा, इसी से जुड़ी हुई बात कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, सिसेशन का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य इसमें शामिल हैं, लेकिन वो इसे तोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये दिखाता है कि भारत में एकता को कितना महत्व दिया गया। ये वाकई एक बहुत अहम फर्क है अमेरिकी मॉडल से। और ये भी कहा जाता है कि भारत का मॉडल अमेरिकी से ज्यादा कनाडाई मॉडल जैसा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये तुलना भी की जाती है और इसमें सच्चाई भी है कि भारत का संघीय ढांचा कनाडाई मॉडल से ज्यादा प्रेरित लगता है। किस तरह से? देखिए, इसकी मुख्य वजह है कि दोनों ही व्यवस्थाओं में एक मजबूत केंद्र की प्रवृत्ति दिखती है। मतलब केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ओके। कनाडा की तरह भारत में भी यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ, जैसा हमने अभी बात की। गठन का तरीका भी कुछ कुछ विघटन जैसा था, मतलब एक बड़ी इकाई का प्रांतों में बंटना और फिर उन्हें शक्तियां देना। और सबसे बड़ी समानता है ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, यानी राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियां निहित करना। यह अमेरिकी मॉडल से काफी अलग है, जहां राज्य पारंपरिक रूप से ज्यादा स्वायत्त माने जाते रहे। ठीक है, ये तो एक मोटी रूपरेखा समझ आई। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। भारतीय संविधान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे एक संघीय चरित्र देती हैं, मतलब जो फेडरल फीचर्स हैं? हाँ, तो अब उन विशेषताओं पर आते हैं जो इसे फेडरल बनाती हैं। कई ऐसी विशेषताएं हैं। पहली और सबसे बुनियादी है दोहरी राज्य व्यवस्था। दोहरी राज्य व्यवस्था मतलब संविधान ने दो स्तरों पर सरकारें बनाई हैं, एक केंद्र में संघ सरकार और दूसरी राज्यों में राज्य सरकारें। हाँ। और दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए संविधान से ही सीधी शक्तियां मिली हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी शक्ति केंद्र से ले रहे हैं। अच्छा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे देखती है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले, मुद्रा, संचार, रेलवे वगैरह। ठीक है। जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर काम करती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था यानी पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन वगैरह। और इन शक्तियों का स्रोत क्या है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल, यही दूसरी संघीय विशेषता आती है, लिखित संविधान। लिखित संविधान? हाँ, भारत का संविधान न सिर्फ लिखा हुआ है, बल्कि शायद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। और ये इतना विस्तृत क्यों है? क्योंकि ये केंद्र और राज्यों दोनों की सरकारों की संरचना, उनके संगठन, उनकी शक्तियां, उनके काम करने के तरीके, सब कुछ विस्तार से बताता है। अच्छा। ये एक तरह से दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा तय करता है, ताकि उनके अधिकार क्षेत्रों को लेकर कोई भ्रम या टकराव की स्थिति ना बने। ठीक है। संविधान लिखित है और दोहरी सरकारें हैं, पर ये शक्तियां असल में बंटी कैसे हैं? इसका कोई सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल है। ये तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण संघीय विशेषता है, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों का विभाजन? हाँ, संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों यानी कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, बैंकिंग, संचार वगैरह। इसमें अभी करीब 98 विषय हैं, 98, काफी ज्यादा है। हाँ। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस पर सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय शासन। इसमें करीब 59 विषय हैं। 59, ठीक है। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें वो विषय हैं जिन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दृष्टिकोण जरूरी समझे गए, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना वगैरह। इसमें करीब 52 विषय हैं। अच्छा, तो इस पर दोनों बना सकते हैं? अगर दोनों ने बना दिया और कानून अलग अलग हुए तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यानी यहां भी केंद्र का पल्ला थोड़ा भारी है। और अगर कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों लिस्ट में कहीं ना हो? हाँ, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर्स। और भारतीय संविधान में ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। अच्छा, केंद्र को? हाँ,
ये भी कनाडाई मॉडल जैसा है। अमेरिका में इसके विपरीत अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो संविधान ने शक्तियां बांट दी, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होता है कि केंद्र और राज्य दोनों संविधान के हिसाब से ही चले? कौन है जो ये देखेगा? मतलब सर्वोच्च कौन है? यहीं पर अगली 2 संघीय विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चौथी है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, भारत में संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संसद हो या राज्य की विधानसभा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो। और अगर बना दिया तो यही 5वीं विशेषता काम आती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जी, संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। इसके 2 मुख्य काम हैं संदर्भ में। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। मतलब अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। अच्छा। और दूसरा केंद्र और राज्यों के बीच या फिर अलग अलग राज्यों के बीच अगर कोई संवैधानिक विवाद होता है तो उसका निपटारा करना। और ये न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, सरकार के दबाव में ना आए, इसके लिए संविधान में कई उपाय किए गए हैं, जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी निश्चित सेवा शर्तें वगैरह। ठीक है। और एक और विशेषता अक्सर गिनाई जाती है संविधान का कठोर होना और द्विसदनीय विधायिका। इनका क्या रोल है संवाद में? हाँ, छठी विशेषता है कठोर संविधान। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन तभी बना रह सकता है जब संविधान को बदलने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो, मतलब आसानी से बदला न जा सके। हाँ, कम से कम उन हिस्सों को जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं। इसीलिए संविधान उस हद तक कठोर है जहां केंद्र राज्य संबंधों या न्यायिक संगठन से जुड़े प्रावधानों को बदलने के लिए सिर्फ संसद काफी नहीं है। तो फिर कैसे बदला जाता है? ऐसे प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। अच्छा, सिर्फ इतना ही? नहीं, इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। ओहो, मतलब काफी मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, ये कठोरता संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी मानी गई है। और 7वीं विशेषता द्विसदनीयता। हाँ, द्विसदनीयता, बाइकैमरलिज्म, यानी केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का होना, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। पर राज्यसभा तो लोकसभा से कम शक्तिशाली है। हाँ, ये सही है कि राज्यसभा कम शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इसे राज्यों के हितों के रक्षक के तौर पर देखा जाता है। ये माना जाता है कि ये केंद्र के द्वारा राज्यों के अधिकारों में किसी अनुचित हस्तक्षेप को रोकने में मदद करके संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ये तो हुई वो सब बातें जो भारत को एक संघीय देश बनाती हैं। दोहरी सरकार, लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान और द्विसदनीयता। जी, मोटे तौर पर यही मुख्य संघीय लक्षण है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की व्यवस्था में कुछ ऐसा भी है जो इसे पारंपरिक संघों से बहुत अलग करता है और संतुलन को, मतलब केंद्र की तरफ झुका देता है। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है ना? बिल्कुल। और यहीं से वो पूरी बहस शुरू होती है कि भारत वास्तव में कितना संघीय है। संविधान में कई ऐसी विशेषताएं भी हैं जिन्हें एकात्मक या गैर संघीय माना जाता है। एकात्मक विशेषताएं। हाँ, और ये संतुलन को काफी हद तक केंद्र की तरफ झुका देती हैं। और सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से इन एकात्मक लक्षणों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना संघीय लक्षणों को। अच्छा, तो क्या है ये एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं? इन्हें हम चाहें तो कुछ समूहों में बांटकर देख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। पहला समूह कह सकते हैं संरचनात्मक झुकाव, स्ट्रक्चरल टिल्ट, केंद्र की ओर। संरचनात्मक झुकाव? हाँ, इसमें सबसे पहली और सबसे जाहिर बात है मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने शक्तियों के बंटवारे की बात की, लेकिन उसमें भी देखिए संघ सूची में राज्य सूची से ज्यादा विषय हैं। हाँ, 98 बनाम 59 है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी संघ सूची में ही है। समवर्ती सूची पर भी अंतिम अधिकार केंद्र का है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के ही पास हैं। तो साफ है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। ये तो है। दूसरा, इसी समूह में राज्य अविनाशी नहीं है, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेरिका जैसे संघों के विपरीत भारत में राज्यों को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। संसद साधारण बहुमत से ही, मतलब बिना राज्यों की सहमति के भी, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। क्या साधारण बहुमत से? हाँ, इसके लिए संविधान संशोधन वाले विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं। अनुच्छेद 3 के तहत ये किया जा सकता है। इसीलिए भारतीय संघ को अक्सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। संघ तो नहीं टूट सकता, पर राज्यों का स्वरूप बदल सकता है, जबकि अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तीसरा संरचनात्मक बिंदु है एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, आमतौर पर एक फेडरेशन में राज्यों को भी अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होता है, जैसे अमेरिका में है। अच्छा। लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर एक अपवाद था 2019 तक। उसे छोड़कर बाकी किसी भी राज्य को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारत का एक ही संविधान है जो न केवल केंद्र का है बल्कि सभी राज्यों का भी है। दोनों को इसी एक ही ढांचे के भीतर काम करना होता है। ये तो वाकई केंद्र को काफी ताकत देते हैं संरचनात्मक रूप से। और क्या तरीके हैं जिनसे केंद्र का नियंत्रण दिखता है? हाँ, तो दूसरा समूह हम कह सकते हैं केंद्रीय नियंत्रण के तंत्र, मैकेनिज्म्स ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। इसमें कई बातें आती हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल वो तो राज्य का प्रमुख होता है, हाँ, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार की सलाह पर। और वो पद पर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंती रहता है, मतलब केंद्र जब चाहे उसे हटा सकता है। अच्छा। तो राज्यपाल एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है राज्य में, जिसके जरिए केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। अमेरिका में राज्यों के गवर्नर चुने जाते हैं, नियुक्त नहीं होते। इस मामले में हमने कनाडाई प्रणाली अपनाई है। और अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS? हाँ, वो भी इसी में आता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा। ये सेवाएं केंद्र और राज्यों दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार करती है और उन पर अंतिम नियंत्रण भी केंद्र का ही होता है, भले वो किसी राज्य कैडर में काम कर रहे हों। कई जानकार इसे भी संघवाद के सिद्धांत के थोड़ा विपरीत मानते हैं। ओके। और न्यायपालिका के बारे में? एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, अमेरिका की तरह भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। एक ही एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर बाकी निचली अदालतें। और ये पूरी प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। ठीक है। और ऑडिट और चुनाव, वो भी एकीकृत ही हैं। एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG न केवल केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करता है, बल्कि राज्यों के खातों का भी ऑडिट करता है। अच्छा, राज्यों का भी? हाँ, लेकिन उसकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर एक तरह का अंकुश माना जा सकता है। के चुनाव कराता है, बल्कि राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव कराता है। लेकिन इस आयोग के गठन में भी राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये सब तो संस्थाओं की बात हुई। क्या संसद के पास भी राज्यों के क्षेत्र में दखल देने के कुछ खास अधिकार हैं? हाँ, ये भी केंद्रीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य सूची पर संसद का अधिकार, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। हमने कहा था कि सामान्यतः राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है। मतलब राज्यसभा चाहे तो? हाँ, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से अनुरोध करें, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए। तो मतलब राज्यों का अपने आवंटित क्षेत्र पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। और राज्य के कानूनों पर भी केंद्र का कुछ नियंत्रण है, वीटो वगैरह? हाँ, राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार। राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर ले। अच्छा। और राष्ट्रपति उन पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। और अगर वो रोकता है तो वो विधेयक कानून नहीं बन पाता। इसे राज्यों के कानूनों पर केंद्र का एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो माना जाता है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और संविधान की प्रकृति और नागरिकता के बारे में भी कुछ एकात्मक बातें हैं शायद। हाँ, तीसरा समूह हम लचीलापन और एकरूपता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी का बना सकते हैं। इसमें पहली बात है संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लचीलापन?
अभी तो हमने कठोरता की बात की थी। हाँ, कठोरता सिर्फ उन प्रावधानों के लिए है जो सीधे संघीय ढांचे से जुड़े हैं। लेकिन संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे संसद अकेले ही या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से बदल सकती है। राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति भी सिर्फ संसद के पास है। राज्य विधानमंडल संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते, जैसा कि अमेरिका में हो सकता है। तो ये प्रक्रिया अन्य संघों की तुलना में कम कठोर है। ठीक है। और नागरिकता? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक राष्ट्रीय और एक उस राज्य की जहां आप रहते हैं। हाँ। लेकिन भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था होने के बावजूद कनाडा की तरह एकल नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है। सिर्फ भारतीय नागरिकता है, किसी राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है। सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में समान नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व? हाँ, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। अमेरिका की सीनेट में हर राज्य को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, बराबर 2 सीटें मिलती हैं। अच्छा, बराबर। हाँ, 50 राज्य हैं तो 100 सीनेटर। इसे छोटे राज्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन भारत में राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई हैं। किसी राज्य की 1 सीट है तो किसी की 31। तो इससे बड़े राज्यों का दबदबा रहता होगा। हाँ, कह सकते हैं। ये समानता का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। और एक बहुत बड़ी एकात्मक शक्ति का जिक्र रह गया, आपातकालीन प्रावधान। बिल्कुल, वो शायद सबसे शक्तिशाली एकात्मक तत्व है। चौथा समूह कह लीजिए, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान 3 तरह की आपात स्थितियों का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 जी। और इनमें से किसी भी आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बेहद शक्तिशाली हो जाती है। राज्यों की कार्यकारी और विधायी शक्तियां काफी हद तक केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। राज्य लगभग केंद्र की इकाइयों की तरह काम करने लगते हैं। मतलब पूरा ढांचा ही बदल जाता है। हाँ, पूरा संघीय ढांचा बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के ही एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। इस तरह का लचीलापन किसी और फेडरेशन में देखने को नहीं मिलता। बाप रे। तो इन सब संघीय और एकात्मक विशेषताओं को देखकर मतलब दिमाग में सच में सवाल उठता है, आखिर भारत है क्या? क्या ये सच में संघीय है? इस पर विशेषज्ञों की, जानकारों की राय क्या है, ये समझना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी लगता है। हाँ, यही सबसे अहम सवाल है। और जैसा आपने कहा, इस पर काफी मतभेद भी रहे हैं और हैं। ये कोई आसान जवाब वाला सवाल नहीं है। तो क्या कहते हैं विशेषज्ञ? कुछ प्रमुख विचारकों की राय देखें तो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है केसी वेयर। केसी वेयर? हाँ, उन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन करके इसे अर्धसंघीय कहा था। क्वाजी फेडरल, अर्धसंघीय। हाँ, उनका मानना था कि इसमें एकात्मक विशेषताएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि ये मूल रूप से एक एकात्मक राज्य है जिसमें बस कुछ सहायक संघीय विशेषताएं डाल दी गई हैं। ये नहीं कि ये एक संघीय राज्य है जिसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं हों। मतलब झुकाव एकात्मकता की ओर बहुत ज्यादा है। अच्छा, और कोई? के संथानम जैसे भारतीय विद्वान ने भी इसके एकात्मक झुकाव पर जोर दिया था। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भरता। हाँ, पैसे का मामला। और दूसरा, उस समय के शक्तिशाली योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का उदय, जिसने राज्यों में विकास की प्रक्रिया को बहुत हद तक नियंत्रित किया। हालांकि अब उसकी जगह नीति आयोग है, जिसका स्वरूप थोड़ा अलग है। लेकिन क्या सभी इसे एकात्मक या अर्धसंघीय ही मानते हैं? क्या कोई इसे संघीय भी कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अन्य विद्वानों ने एकदम अलग नजरिया पेश किया। जैसे एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे, पॉल एप्पलबी। हाँ। उन्होंने तो इसे अत्यधिक संघीय तक कह दिया था। अत्यधिक संघीय? ऐसा क्यों? शायद वो भारत में केंद्र राज्य के बीच चलने वाली लगातार खींचतान और राज्यों की अपनी पहचान पर जोर देने को देखकर ऐसा कह रहे थे। एक और विद्वान, मॉरिस जोन्स, ने इसे सौदेबाजी संघवाद कहा। सौदेबाजी संघवाद, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। हाँ, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र और राज्य लगातार एक दूसरे से मोलभाव करते हैं, अपनी अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए बातचीत और समायोजन करके काम चलाते हैं। ये तो दिलचस्प है। आइवर जेनिंग्स ने इसे थोड़ा संतुलित रूप से मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ माना। मतलब है तो संघ, पर केंद्र की ओर झुकाव मजबूत है। और भी कुछ दिलचस्प व्याख्याएं हैं। हाँ, एक और विद्वान अलेक्जेंड्रोविज ने कहा कि भारत का मामला सुई जेनरिस है। सुई जेनरिस? हाँ, मतलब अपने आप में अनोखा। इसकी तुलना किसी और बने बनाए मॉडल से सीधे तौर पे नहीं की जा सकती। ये अपनी तरह का अकेला है।
और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारतीय संविधान पर काफी काम किया है। उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, उनका तर्क था कि संविधान ने भले ही एक मजबूत केंद्र सरकार बनाई है, लेकिन इसने राज्य सरकारों को कमजोर नहीं किया है, बल्कि ये ऐसी व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग से काम करते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने इसे भारत की अपनी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए गढ़ा गया एक नए किस्म का संघ बताया। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का क्या कहना था इस पर? क्या वो इसे संघीय मानते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये ढांचा बुनियादी तौर पर संघीय है। क्यों? क्योंकि ये एक दोहरी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं, ना कि केंद्र से। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य और केंद्र समान हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ये संघवाद के किसी कठोर या बंधे बंधाए सांचे में फिट नहीं होता। ये लचीला है, ये समय और परिस्थितियों की जरूरत के हिसाब से एकात्मक और संघीय दोनों रूप ले सकता है। उन्होंने इसे देश की एकता और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था बताया। और इस पूरी बहस में हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है? न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, खासकर 1994 के एसआर बोम्बई बनाम भारत संगम मामले, एसआर बोम्बई केस में। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। बम्बई केस, इसमें क्या कहा कोर्ट ने? इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ तौर पर कहा कि भारत का संविधान संघीय है और संघवाद, फेडरलिज्म, इसकी मूल संरचना, बेसिक फीचर का हिस्सा है। मूल संरचना मतलब इसे संसद भी नहीं बदल सकती? बिल्कुल, मूल संरचना सिद्धांत यही कहता है। कोर्ट ने माना कि हाँ, ये सच है कि केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सिर्फ केंद्र के अधीन हैं या उसके एजेंट हैं। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि राज्यों का अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। अपने आवंटित क्षेत्र में राज्य भी सर्वोच्च हैं, और जो आपातकाल जैसी स्थितियां हैं जब केंद्र हावी हो जाता है, वो अपवाद हैं, और अपवाद नियम को खत्म नहीं करते। कोर्ट ने यह भी कहा कि संघवाद भारत के लिए सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जो हमारी अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया और जमीनी हकीकत की पहचान का नतीजा है। तो कोर्ट ने तो इसे साफ तौर पर संघीय माना है। हाँ, और इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताकर बहुत मजबूत आधार दे दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। भारतीय संघवाद को आप एक तरह से दो परस्पर विरोधी लगने वाली जरूरतों के बीच का समझौता कह सकते हैं। कौन सी दो जरूरतें? एक तरफ शक्तियों का सामान्य विभाजन, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, खासकर संकट के समय में या असाधारण परिस्थितियों में, एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता। ये व्यवस्था इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। ये तो हुई संविधान की किताबों, विशेषज्ञों की राय और अदालती फैसलों की बात। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें, भारत का राजनीतिक कामकाज देखें, तो क्या उसमें ये संघीय भावना, ये खींचतान दिखती है? हाँ, बिल्कुल दिखती है। संविधान में भले ही केंद्र मजबूत दिखता हो, लेकिन व्यवहार में भारत का संघवाद काफी जीवंत और कह सकते हैं कभी-कभी काफी विवादास्पद भी नजर आता है। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे आप देखिए, राज्यों के बीच अक्सर सीमा विवाद चलते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर, या फिर नदी जल के बंटवारे को लेकर राज्यों में तीखे विवाद होते हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। हाँ, ये तो सुनते रहते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राज्य अपने हितों को लेकर कितने सजग हैं और उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं। सही बात है। फिर आप देखिए, पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय दलों का कैसा उदय हुआ है। कई राज्यों में तो राष्ट्रीय दलों की जगह क्षेत्रीय दल ही सत्ता में हैं या प्रमुख विपक्षी दल हैं। हाँ, ये भी है। और ये दल अक्सर राज्यों के अधिकारों, ज्यादा स्वायत्तता और केंद्र से ज्यादा वित्तीय संसाधनों की मांग उठाते रहते हैं। ये भी संघवाद का ही एक पहलू है। और नए राज्यों का बनना, वो भी इसी से जुड़ा है। समय समय पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं और पहचान को संतुष्ट करने के लिए नए राज्यों का गठन किया गया है। जैसे पहले मिजोरम, अरुणाचल बने, फिर बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बने, और हाल में तेलंगाना। ये भी संघीय भावना का ही एक प्रकटीकरण है। ठीक है। इसके अलावा राज्य लगातार केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद और अनुदानों की मांग करते रहते हैं, अपनी स्वायत्ता पर जोर देते हैं और केंद्र सरकार के किसी भी कथित हस्तक्षेप का विरोध करते रहते हैं। और अनुच्छेद 356 का क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन वाला,
उसका इस्तेमाल तो पहले बहुत होता था ना। हाँ, लेकिन मुंबई केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर कई प्रक्रियात्मक सीमाएं लगा दी हैं। अब केंद्र के लिए किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। इसे भी राज्यों की स्वायत्तता के पक्ष में एक कदम माना जाता है। तो ये सब दिखाता है कि ये व्यवस्था सिर्फ कागज पर लिखी इबारत भर नहीं है, बल्कि ये लगातार विकसित हो रही है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच मतलब एक तरह की खींचतान, एक डायनामिक टेंशन हमेशा बनी रहती है। निश्चित रूप से ये एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील, एक डायनामिक व्यवस्था है जो समय के साथ बदलती रही है और शायद आगे भी बदलती रहेगी। तो हमने आज काफी विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि भारत की व्यवस्था न तो पूरी तरह से अमेरिका जैसी संघीय है, न ही ब्रिटेन जैसी पूरी तरह से एकात्मक। जी, ये अपने तरह का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे अर्ध संघीय, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद या केंद्रीकृत संघवाद जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हाँ, नाम कई दिए गए हैं। और इसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों, इसकी विशालता, इसकी जबरदस्त विविधता और साथ ही इसकी एकता बनाए रखने की जरूरत, इन सब को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। बिल्कुल सही। ये भारत के लिए टेलर मेड व्यवस्था है, ऐसा कह सकते हैं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर वो जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं। जरूर। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाएं और मजबूत हो रही हैं। राज्य ज्यादा अधिकार, ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। हाँ, ये प्रवृत्ति दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण, आर्थिक चुनौतियां, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे केंद्र की भूमिका को और भी अहम बना रहे हैं। ये भी सच है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए भारत के सतत विकास और उसकी अखंडता को सर्वोत्तम रूप से बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों का ये जो संतुलन है, इसे किस दिशा में विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारणीय प्रश्न है। इस पर कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। इसी संतुलन पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा। तो श्रोता, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।